Welcome to Passion Education. Guys, today we are talking about tense. तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टेंस। गाइस हाँ, पीछे के वीडियो में हमने आपसे बात की थी मॉडल्स, पार्ट ऑफ स्पीच, आइडम एंड फ्रेजेस, इन सब चीज़ों के बारे में। बट इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेंस। या गाइस, आज हम टेंस के बारे में इस वीडियो में डीपली आपको समझाएंगे। गाइस, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि टेंस है क्या, ये टेंस है या टेंशन है, क्योंकि टीचर तो इसे क्लास में पढ़ा देते हैं बट स्टूडेंट्स इसे समझने के बजाय रट्टा मार देते हैं। लेकिन इसकी भी एक वजह है गाइस। इसकी वजह ये है कि हमें चीज़ें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हम क्लास में क्वेश्चन नहीं करते और हम इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। हाँ गाइस, जब तक आप क्लास में क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आपको हर रोज़ 100 to 200 एग्जाम्पल बनाने होंगे और फिर उसे डेली लाइफ में यूज करने होंगे। देन आई होप आपका नॉलेज बुश होता हुआ दिखाई देगा गाइस, तब जब आप डेली 100 to 200 एग्जाम्पल बनाएंगे। बट कब एग्जाम्पल बनाएंगे? जब आपका टेंस क्लियर होगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज से टेंस की क्लास। बात करेंगे हम टेंस के बारे में। पहले तो क्वेश्चन उठता है टेंस। टेंस होता क्या है? द स्पेलिंग ऑफ टेंस इज TENSE। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ टेंस की। गाइस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कभी कभी हम पास्ट को पहले लिख देते हैं, फिर प्रेजेंट को, और लास्ट में हम फ्यूचर को लिखते हैं। अब हम इसकी हिंदी में बात करेंगे। पास्ट को हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। प्रेजेंट को हम कहते हैं वर्तमान, वर्तमान काल। एंड लास्ट है आपका फ्यूचर, जिसको हम कहते हैं भविष्यकाल। बच्चों, आप इसे एक नोट में लिखते जाइएगा ताकि आपको चीज़ें फिर कभी ना भूलें। तो ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ टेंस: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भूत मतलब जो चीज़ें हो चुकी हों, जो चीज़ें हो चुकी हो, जो काम हो चुका हो, वो हो गया आपका पास्ट टेंस। प्रेजेंट मीन वर्तमान, यानी कि जो काम हो रहा है, यानी कि जो काम इस समय चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन बाज़ार जा रहा है, सीता खाना खा रही है। तो इस सब से समझ में आ रहा है कि ये काम फ़िलहाल में चल रहा है। देन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। बात करेंगे हम फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है? भविष्यकाल, यानी कि जो काम हमारा कभी लाइफ में होगा, उससे क्या समझ में आएगा कि वो वहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज होगा। गाइस, जैसे कि हम बात करेंगे राधा बाजार जा रही होगी, मतलब क्लियर नहीं है बट जा रही होगी, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। जैसे कि मोहन खाना खा रहा होगा। तो जब हमें किसी चीज़ के बारे में क्लियर पता नहीं है, हम ये सिर्फ एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा काम होगा। देन जब होगा तो वहाँ पे हम फ्यूचर का यूज करेंगे। देन हम समझ जाएंगे कि इस टेंस में फ्यूचर का यूज़ हुआ है। तो ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ टेंस। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हमें देखना है। गाइस, ये जो टेंसेस हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, बट हर टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं। गाइस, कितने टाइप्स? 4 सब टाइप्स, यानी कि प्रेजेंट के 4 सब टाइप्स प्लस पास्ट के 4 सब टाइप्स एंड फ्यूचर के 4 सब टाइप्स इक्वल टू 12।
यानी कि 4 4 4 मिलके कितने हो गए 12। तो मतलब जो टेंस है वो कितने प्रकार का होता है, 12 प्रकार का होता है। तो गाइस ये सारे टेंस आपको पढ़ने हैं। तो प्रेजेंट जो है उसके 4 टाइप्स, जैसे कि उसके नाम आप जान लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस ये नाम आपको सिर्फ याद करने हैं। आपको इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस याद करने हैं। बाकी ये जो प्रेजेंट आगे जुड़ा हुआ है वो हर टेंस में जुड़ेगा। प्रेजेंट इनके साथ भी जुड़ेगा, प्रेजेंट पास्ट में भी सामने जुड़ेगा और फ्यूचर में भी यही जुड़ेगा। तो मतलब सिर्फ हम 4 सब टाइप्स इसके याद कर लेंगे तो हमारा 12 सेंटेंस जो है, 12 टेंस वो क्लियर हो जाएगा। तो गाइस सिर्फ हमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस याद रखना है। बाकी हम सबके साथ पास्ट के साथ भी वही जोड़ेंगे, फ्यूचर में भी वही जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें लगता है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को गाइस हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट मैंने मतलब बता दिया आपको, वर्तमान। इंडेफिनिट मतलब, जैसे कि डिफिनिट मतलब होता है निश्चित, और इन लग गया आगे तो हो गया अनिश्चित। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माने पता ही आपको, काल होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी। गाइस ये तो हो गई बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, बट कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जगह पे दिया होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो गाइस इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, देन कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्लेस पे सिंपल प्रेजेंट दिया हो तो हम परेशान नहीं होंगे। ठीक है, हम समझ जाएंगे कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम इसकी पहचान, इसके रूल, इसके नोट, इसके टाइप्स, सब चीज़ विथ एग्जाम्पल डीपली आपको समझाएंगे। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और इसका हम रिकग्नाइजेशन यानी कि पहचान बताएंगे आपको। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। इसका जो पहचानने का नियम है वो दिया हुआ है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। गाइस जब भी आपके एग्जाम्पल में, सेंटेंस में अंत में क्या लगा हो, ता हो, ती हो, ते हो लगा हो, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, और ये जो एग्जाम्पल है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ता है, ती है, ते है हम जानेंगे कैसे। इसको जानने के लिए हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ता है। गाइस मैंने आपको बताया लास्ट में ता है, ती है, ते है दिया होगा। ठीक है, वह किताब पढ़ता है। दूसरे में देखिए, तुम स्कूल जाते हो, लास्ट में क्या है, ते हो। ठीक है, मैं आम खाता हूँ, तो लास्ट में क्या है, ता हूँ। हम लोग पटना जाते हैं, लास्ट में क्या है, ते है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसकी पहचान बता दी कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है हो तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ रूल की, यानी कि वाक्य बनाने का नियम क्या होता है। गाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि हम इसको वाक्य कैसे बनाएंगे। गाइस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे पहले नंबर पे। हम स्टार्टिंग में पहले हम क्या जानेंगे, सब्जेक्ट। सेकेंडली हम बात करेंगे वर्ब, और थर्ड हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट आपको पता है सब्जेक्ट क्या होती है, सब्जेक्ट मतलब कोई चीज़। सब्जेक्ट क्या होती है आपकी, जैसे कि कोई वस्तु। सब्जेक्ट मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो। ओके, ये क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट मतलब कोई व्यक्ति हो, जैसे कि राम, श्याम, गीता, सीता, मीता, मोहन, ये सब क्या है आपके सब्जेक्ट हो रहा है। ठीक है, वर्ब, और वर्ब क्या होता है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। वर्ब मतलब होता है क्रिया या फिर कोई काम। गाइस ठीक है,
जब आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, वो क्या हुआ आपका, वो आपका हो जाता है वर्ब। और लास्ट बचा आपका ऑब्जेक्ट। हमें लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है जब किसी वस्तु का नाम हो, ठीक है, जैसे कोई चीज़ हो, जैसे ये क्या हो गया बॉल, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कैट नहीं होगा, कैट क्या आपका सब्जेक्ट है, कैट क्या है आपका एक लिविंग थिंग है, तो कैट नहीं होगा। बॉल हो गया, कोई भी पेंसिल लिख लीजिए, कोई भी वस्तु, ठीक है, जैसे कि जो क्या है नॉन लिविंग थिंग है, तो वो क्या हो गई आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। ये तो चीज़ क्लियर हो गई, यानी कि पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर वर्ब का यूज करना है, एंड लास्ट में हमें एंड में ऑब्जेक्ट का यूज करना है गाइस। तो अब हम इसके पढ़ाने के टाइप्स जान लेते हैं कि हम जानेंगे कैसे कि कहाँ पे क्या रूल फॉलो होगा। गाइस मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, वही यूज आपको यहाँ पे करना है। फिर से बता देती हूँ गाइस इस वीडियो में भी आपको। सिंगुलर वो चीज़ें होती हैं जब किसी एक पर्सन की बात हो, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो, बताया था मैंने आपको, और किसी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, जैसे ही, सी, इट, ठीक है, ये सब क्या है आपका सिंगुलर पर्सन है। जब किसी एक ही व्यक्ति की बात हो रही हो तो वहाँ पे क्या होता है सिंगुलर पर्सन होता है। और जब कई लोगों की बात हो, जैसे मैंने आपको बताया था, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ठीक है, या कई चिड़ियों का समूह हो, पौधों का समूह हो, ठीक है, पक्षियों का समूह हो, जानवरों का समूह हो, किसी चीज़ का समूह हो, देन वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो यानी मैं क्या है आपका प्लूरल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मैं का क्या हो जाएगा आई, किताब का रीड, किताब आपका क्या है ये आपकी कोई वस्तु है, और पढ़ता आपका क्रिया है, तो क्रिया की इंग्लिश में होता है पढ़ता का क्या हो जाएगा रीड हो जाएगा। तो पहले मैंने रीड लिखा, पहले मैंने आई का बनाया, यानी मैं का बनाया, मैं आपका क्या था सब्जेक्ट था। फिर क्रिया जो काम हो रहा था रीड यानी पढ़ने का काम हो रहा था, मैंने वर्ब का यूज किया। और फिर जो लास्ट में बचा आपको क्या बताया ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इसमें क्या है बुक, तो मैंने ऑब्जेक्ट का यूज किया। मैंने ये रूल आपको पहले भी बताया था कि पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल है तुम आम खाते हो, तुम का हो गया यू, तुम यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, ठीक, तुम का हो गया यू। उसके बाद हम खाना बताए थे, जो काम हम करेंगे उसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो खाने का काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो ईट उसकी इंग्लिश बना देंगे। और फिर आम, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बचा वो क्या है आम है, तो हम लास्ट में मैंगो बना देंगे। मैंने आपको यही रूल बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। यानी कि टेंस कैसे भी दिया हो, बट आपको पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी है, फिर जो वर्ब हो है जो काम हो रहा है उसकी इंग्लिश बनानी है, एट लास्ट आपको एंड में ऑब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। इस तरह से देखिए थर्ड एग्जाम्पल है आपका, वह लोग पटना जाते हैं, यानी कि वी गो टू पटना, ठीक। और मैंने बताया जब कई लोग हों यानी कि क्या है बात प्लूरल में हो रही है, और जब बात प्लूरल में होगी तो वहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, किसी चीज़ का यूज़ नहीं होगा। तो वी गो टू पटना। लास्ट है आपका वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, कई लोग की बात हो रही है, देन वे लोग का दे हो गया। फिर काम क्या हो रहा है खेलने का, तो प्ले की स्पेलिंग प्ले का लिख दिया हमने। और फिर लास्ट है आपका ऑब्जेक्ट फुटबॉल, तो हमने फुटबॉल की इंग्लिश लिख दी गाइस। तो इस तरह से ये हमारा टाइप जो है फर्स्ट वो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा नोट आपको समझाएंगे हम, देखिए ध्यान से इम्पॉर्टेंट नोट, ये मैंने आपको बता भी दिया, फिर से लिख भी दिया, आप ध्यान से देख के समझ जाइएगा। ही, सी, इट और नेम अथवा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में यस या ईएस का यूज करते हैं। मैंने आपको ये चीज़ अभी तुरंत बताई कि जब भी चीज़ें आपकी क्या हो एक वचन में हो, सिंगुलर पर्सन में हो, तो जो क्रिया हो रही होगी उस क्रिया के साथ यस या ईएस का यूज करेंगे बच्चों। जैसे सीता खाना खा रही है, तो सीता क्या करने का काम कर रही है खाना खाने का काम कर रही है, तो खाना की इंग्लिश क्या होती है बच्चों ईट होती है। और सीता क्या है आपकी एक लड़की है, सिंगुलर पर्सन है, तो ईट के साथ यस लग जाएगा, इट्स हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम आपको और अच्छे से समझा देते हैं विथ एग्जाम्पल, ठीक है। अभी जो आपका रूल नंबर 1 था तो उसमें कुछ लगाना ही नहीं था, आपको यस या यस लगाना ही नहीं था।
और यस या यस कब लगाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जब चीज़ें सिंगुलर पर्सन में हो, एक वचन में हो, तो आपको यस या यस लगाना है। जैसे वह किताब पढ़ता है, तो क्या है, वह क्या है आपका, ही है, ठीक है। और ही, तो इसका मतलब ये एक आदमी की बात हो रही है। वह क्या है, कोई एक ही आदमी है ना, तो वह के साथ आपको ही के साथ REA रीड तो लिखना ही है और रीड के साथ यस लगा देना है, ठीक है। तो ही रीड्स अ बुक। सेकंड एग्जांपल देखिए, वह आम खाती है, ठीक है। यहाँ पे भी वह जो है वो एक लड़की के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, एक लड़की के बारे में बात हो रही है। तो वह की इंग्लिश सी हो गई और ईट के साथ हमने इसमें भी यस लगा दिया, तो सी ईट्स अ मैंगो। फिर थर्ड एग्जाम्पल है आपका, राम मंदिर जाता है, तो मैंने उसको भी लिख दिया। राम क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम का तो हम राम ही इंग्लिश बनाएंगे। फिर उसमें वर्ब क्या है, जाने का काम हो रहा है, तो जाना की अंग्रेजी गो होती है और गो में हम ES लगा देंगे, ठीक है। ES क्यों लगाया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि चीज़ें क्या है, सिंगुलर पर्सन एक वचन है, राम एक आदमी है, इसलिए हमने गो के साथ ES लगाया, गोज़ लिख दिया। तो राम गोज़ टू टेम्पल। लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, लिखा है सुनीता खाना पकाती है, सुनीता कुक्स फूड, यानी सुनीता जो है वो सिंगुलर पर्सन है और खाना पकाने का काम कर रही है, तो पकाने की इंग्लिश होती है कुक, और हम कुक में यस लगा देंगे तो ये हो जाएगा कुक्स, और लास्ट में ऑब्जेक्ट बचा खाना, तो खाना की इंग्लिश हमने फूड लिख दी। आई होप ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। गाइस पूरे का कंक्लूज़न हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जब भी आपकी चीज़ें क्या हो, सिंगुलर में हो, तो उसके साथ यस या यस नहीं लगता है, और जब आपकी चीज़ें प्लूरल में हो, आपका पूरा सेंटेंस प्लूरल में हो, तो वहाँ पे यस या यस का यूज नहीं करते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव की। अब हम बात करेंगे आपके निगेटिव पैटर्न की। गाइस इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। निगेटिव पैटर्न या नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है के साथ नहीं लगा होता है। क्या लगा होता है, नहीं लगा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बोल दिया मोहन बाज़ार नहीं जा रहा है, तो गाइस हम तो पहले ही पहचान गए, नहीं जाता है, सॉरी क्या लिखा हो, मोहन बाज़ार नहीं जाता है, ठीक। मैंने यहाँ लिख दिया मोहन बाज़ार नहीं जाता है, ठीक। तो हम तो पहचान गए ये ता है, तो हम पहले ही पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है, नहीं भी लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, नेगेटिव है। तो गाइस इसका भी रूल आप समझ लीजिए कि इसे कैसे बनाएंगे। नेगेटिव पैटर्न में भी पहले हम क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, क्या यूज करना है, और मुझे लगता है अब आप पहचान जाएंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। तो हम पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम डज नॉट, चीज़ों को आप लिखते जाइएगा, या डू नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। फिर हम यूज करेंगे वर्ब का, और लास्ट में बचा है ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, यानी सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये चीज़ें हो गई निगेटिव पैटर्न में। अब हम इसके एग्जाम्पल आपको बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, यानी तुम क्या है आपका प्लूरल है, तो तुम के साथ तो कुछ लगेगा ही नहीं, और इसमें बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा। इसमें जो चीज़ें सिंगुलर हैं उसके साथ डज लगेगा, और जो चीज़ें प्लूरल हैं उसके साथ डू लगेगा। बस यही बात दिमाग में बिठानी है। जैसे उसमें क्या था, जो चीज़ें सिंगुलर थी उसमें यस या यस लग रहा था, और जो चीज़ें प्लूरल थी उसमें यस या यस कुछ नहीं लग रहा था। सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी क्या होगा, फॉलो होगा गाइस। जो चीज़ें सिंगुलर होंगी उसमें डज नॉट लगेगा, और जो चीज़ें प्लूरल होंगी उसमें डू नॉट लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल है आपका तुम किताब नहीं पढ़ते हो, जो तुम है आपका, तुम क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यू डू नॉट रीड अ बुक, यू के साथ क्या लग जाएगा, डू नॉट लग जाएगा। सेकंड ऑप्शन है वे लोग आम नहीं खाते हैं,
तो दे है, दे भी आपका क्या है, प्लूरल है, तो दे के साथ डू लगेगा। दे डू नॉट ईट अ मैंगो, नहीं का इंग्लिश हम बता दिया आपको, नॉट हो जाएगा यहाँ पे। और डू नॉट कब लगेगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद और जो वर्ब है उसके पहले, ठीक। यानी वर्ब क्या है आपका, ईट। मेन काम क्या हो रहा है, मुख्य क्रिया ईट ही तो हो रही है, खाने की। तो जो मुख्य क्रिया है उसके पहले ही हम डज या डू का प्रयोग करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है आपका, वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक। वह स्कूल नहीं जाता है, यानी कि इसका हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। फोर्थ है आपका, मोहन फुटबॉल नहीं खेलता है। तो मोहन क्या है आपका, सिंगुलर पर्सन है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो मोहन के साथ डज लग जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, जब किसी एक चीज़ की बात हो, एक वस्तु की बात हो, तो वहाँ पे डज लगेगा, और जब कई वस्तुओं की बात हो तो वहाँ पे डू लगेगा। ये रूल फॉलो होता है नॉट के लिए, नकारात्मक वाक्य के लिए। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव पैटर्न। INTERROGATIVE जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव पैटर्न की। इसका भी रूल आप देख लीजिए। इसमें हम पहले डज या डू का यूज करते हैं, डज या डू का यूज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं सब्जेक्ट का, उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब का, और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। ये है इसका फॉर्मूला, इसको आप नोट करते जाइएगा। ये डज या डू कब यूज होगा गाइस, अब सवाल ये उठता है। डज या डू तब यूज होता है जब वाक्य का किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो, ठीक है। वाक्य का स्टार्टिंग किससे शुरू हो, आपकी सेंटेंस शुरू हो व्हाट से। जब आपका सेंटेंस व्हाट से शुरू होगा तब आप वहाँ पे व्हाट ना लिख करके उसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, डज या डू लिखेंगे। ये चीज़ समझ में आई आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, क्या तुम आम खाते हो, तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब सेंटेंस पूरा वाक्य आपका क्या से शुरू होगा तो आपको डू लगा देना है। लेकिन ये डू कब लगाना है, जब ये क्या के बाद तुम हो, यानी ये तुम क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल रहेगा, पूरा वाक्य प्लूरल में होगा तो आपको डू लगाना है, और जब आपका सिंगुलर में वाक्य हो तो आपको डज लगाना है। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो मैंने लिख दिया डू यू ईट अ मैंगो। और सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमें एट लास्ट क्वेश्चन वर्ड लगाना है। सेंटेंस पूरा होने के बाद क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाना है। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो गाइज इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना ही है। थर्ड है आपका सेकंड, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, तो क्या हम लोग हैं, तो जब हम लोग हैं यानी ये क्या, कई लोग की बात हो गई, ये सेंटेंस प्लूरल में है, तो हम लोग के लिए तुरंत डू लग जाएगा, डू वी गो टू स्कूल। फिर थर्ड है आपका एग्जाम्पल, क्या मोहन दिल्ली जाता है, डज मोहन गो टू दिल्ली, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल है आपका, क्या सरिता गाना गाती है, तो क्या सरिता, सरिता क्या है आपकी, किसी एक व्यक्ति का नाम है ना। तो जब सरिता कोई एक लड़की का नाम है तो यहाँ पे सरिता के पहले हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और जब ये कई लोगों का नाम होता तो हम उसके पहले डू लगाते। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको सेंटेंस में कब डू लगाना है और कब आपको सेंटेंस में डज लगाना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव पर आधारित WH फैमिली। गाइस WH फैमिली क्या होता है, अब हम ये जानेंगे। जब आपका क्वेश्चन वर्ड जो है किससे रिलेटेड हो, WH से रिलेटेड हो, तो टेंस को हम कैसे बनाएंगे ये समझेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो और सेंटेंस किस में हो, WH फैमिली का। और WH फैमिली में आपको पता होगा कि WH क्या होता है। जैसे कि स्टार्ट हो रहा है हु, वेयर, व्हेन, ठीक, हु, वेयर, विच,
वाट, ये सब चीज़ आप नोट कर लीजिए। यानी कि डब्लू से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, डब्लू वर्ड कहलाते हैं, या आपके क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। डब्लू एच फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन वर्ड आपके होते हैं। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। आपको पता अगर नहीं होगा कि डब्लू वर्ड क्या होते हैं, तो डब्लू वर्ड यानी कि हु, वेयर, व्हेन, विच, वाट, इस तरह से जो भी वर्ड हैं आपके वो डब्लू एच वर्ड कहलाते हैं फैमिली के। और हम बात करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ही है कि वाट, व्हेन, वाई, हाउ, इस तरह से जो भी वर्ड हैं वो आपके डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड होते हैं। फॉर अब इसमें इसका जो रूल है उसको देखिए। डू डज का प्रयोग करते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे सबसे पहले, जो भी है आपका क्वेश्चन वर्ड, यानी कि वाट, विच, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब यूज करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंडली हम डज या डू का यूज करेंगे, डज या डू का यूज़ करेंगे। फिर हम सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब का यूज करेंगे। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो है लास्ट में आएगा। जब भी सेंटेंस बनाएंगे ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, लास्ट में ही आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ और भी क्लियर करने के लिए हम इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम आम क्यों खाते हो। तो मैंने बच्चों बताया था आपको, ये क्यों क्या हुआ, वाक्य के बीच में आ गया। क्यों कहाँ आया है, वाक्य के बीच में आया है। तो ये नहीं है कि वाक्य के बीच में आया है तो इसका सेंटेंस बनाते वक्त इसकी इंग्लिश भी हम वाक्य के बीच में ही लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सारी चीज़ आए तो उसका इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। यानी कि ये जो क्यों आया है उसकी इंग्लिश होती है वाई, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो आपने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग, ठीक। उसके बाद हमने बात की थी हम लगाएंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया होती है डज या डू। तो यहाँ पे तुम है, तुम मतलब प्लूरल है आपका, सिंगुलर तो है नहीं, तो प्लूरल के लिए क्या यूज होता है, डू यूज होता है, ठीक। फिर हम उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम आम क्यों खाते हो, तुम है, तुम की अंग्रेजी यू लिखेंगे हम। और फिर देखेंगे हम लास्ट में क्या बचा, काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, खाने की। तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट होती है गाइस। और ईट के बाद लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बचा, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कोई वस्तु जो है वो है आपकी आम। तो हम लिख देंगे आम की स्पेलिंग क्या होती है, मैंगो। और इतना कुछ लिखने के बाद सेंटेंस हमारा तभी कंप्लीट होगा जब हम सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये हो गया तुम आम क्यों खाते हो, इसका ट्रांसलेशन हो गया वाई डू यू ईट अ मैंगो। बात करते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल की। हम लोग फुटबॉल कब खेलते हैं। तो इसमें है, आप पहले हम लोग का तो बनाएंगे नहीं, पहले ढूंढेंगे कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कब। तो हम कब की स्पेलिंग बनाएंगे, व्हेन, WHEN। फिर हम देखेंगे कि सेंटेंस प्लूरल है या सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम लोग है तो ये नॉर्मल सी बात है, ये सेंटेंस क्या है आपका, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हमेशा डू लगाएंगे, डू लग गया। फिर हम लोग की स्पेलिंग हम वी लिख देंगे। फिर जो मेन काम हो रहा है, मेन काम क्या हो रहा है गाइस, खेलने का काम हो रहा है। तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। तो हम प्ले लिख देंगे। और लास्ट में हम लिखेंगे फुटबॉल, ने फुटबॉल लिख दिया। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। थर्ड एग्जांपल देखिए, मोहन कहाँ रहता है। पहले हम कहाँ की इंग्लिश लिख दिए, वेयर, फिर सहायक क्रिया लगा दिए, फिर मोहन लिख दिए और लास्ट में लीव लिख दिए। लीव लिखने के बाद हमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ, यानी कि पहले हमने क्यों को ढूंढ दिया। क्वेश्चन वर्ड जो है आपका वो क्यों है, क्योंकि इंग्लिश वाई लिख दी हमने। मैं क्या होता है आपका, मैंने बताया ही था आपको कि आई, वी, यू और दे। और जब भी किसी चीज़ का नाम हो, ठीक है, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट यानी सभी बहुवचन क्रियाएं क्या होती हैं, उन सब के साथ डज या उन सब के साथ डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या है आपका बहुवचन क्रिया है यानी कि प्लूरल है, तो इसके साथ वाई के तुरंत बाद डू लगा देंगे। फिर हम मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई,
फिर जो मेन काम हो रहा है रीड, पढ़ने का काम हो रहा है तो वहाँ रीड ही रहने देंगे। और लास्ट में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका बुक। और बुक लिखने के बाद हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, मार्क लगा देंगे क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। तो गाइस इस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों टाइप्स पढ़ लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। बट कभी कभी हम ये सिर्फ 3 ही जानते हैं, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के केवल 3 ही पार्ट जानते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। कुछ बच्चों को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जब दोनों एक साथ दिया होता है तो इसे समझने में प्रॉब्लम होती है गाइस। तो हम इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब आपका वाक्य में इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक हो और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक दोनों हो तो हम उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तब हम उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे गाइस। तो इसके लिए रूल है आपका, फॉर्मूला देखिए, डज या डू पहले लगा देंगे। पहले क्या लगाएंगे, डज या डू, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे नॉट। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है और उसके बाद हमें वर्ब लगाना है और एट लास्ट हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम डज या डू से कैसे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल। क्या तुम आम नहीं खाते हो? क्या लिखा हुआ है, क्या तुम आम नहीं खाते हो, यानी कि इसमें आपका क्या भी दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड भी है, यानी कि आपका इंट्रोगेटिव भी है, और नहीं यानी कि आपका निगेटिव भी है, दोनों है। इस सेंटेंस में आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों है। तो हम इसकी इंग्लिश बनाने की पहले कोशिश करते हैं। क्या की जगह पे हम क्या लिख देंगे, क्या को हम क्या कैसे पता करेंगे कि क्या को हम डू लिखें या डस लिखें, मैंने आपको बता दिया कि तुरंत हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट लिखा हुआ है तुम, और तुम आपका क्या होता है, प्लूरल होता है यानी बहुवचन होता है। तो जब बहुवचन होता है तो हम इसके लिए डू लिख देंगे पहले, फिर लिखेंगे तुम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यू लिख देंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब क्या हो रहा है, खाने का, तो ईट लगाएंगे, और उसके बाद ए लिख के मैंगो लिख देंगे। जब एक रहेगा तो मैं ए लिखेंगे और एक नहीं होगा तो हम ए नहीं लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या लिखा है तो फिर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि स्टार्ट क्या हुआ है क्या से, यानी कि सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या हो या बीच में क्या हो, क्यों हो, मतलब सेंटेंस में कहीं भी क्वेश्चन वर्ड हो तो हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए अब, क्या हम किताब नहीं पढ़ते हैं? ठीक, तो उसको बनाते हैं हम। क्या का हमने डू लिख दिया क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो हम है, और हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। फिर हम नॉट लगा देंगे क्योंकि मैंने बताया नॉट को हमेशा याद रखिएगा, नॉट को ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। तो हम वी के बाद नॉट लिख दिए, और फिर हमने लिखा रीड, यानी जो मेन काम हो रहा है रीड पढ़ने का उसको हमने लिख दिया। और इसमें जो बचा है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है आपकी बुक, तो यानी किताब, उसकी हमने इंग्लिश लिख दी। और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी डू वी नॉट रीड अ बुक। इस तरह से आपका ये भी एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है? तो गाइस ये क्या है, आपका मोहन है, और मोहन आपका सिंगुलर है, मोहन किसी एक व्यक्ति का नाम है, कई लोगों का नाम नहीं है। इससे हमें पता चल रहा है कि कोई एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। तो क्या का तो डज ही होगा। यहाँ पे डज क्यों लगा आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता। अब ये बात आपको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि मैंने यहाँ पे डज क्यों लिखा है। तो डज के बाद हम तुरंत मोहन की स्पेलिंग लिखेंगे सब्जेक्ट की, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, मैंने आपको बताया नॉट लिख दिया आपने। उसके बाद जो मेन वर्ब जो काम हो रहा है वो काम हो रहा है जाने का, तो जाने की इंग्लिश हमने गो लिख दी। और कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो लास्ट में हम स्कूल की इंग्लिश लिख देंगे। और एंड में जो आपका एग्ज़ाम्पल है वो है, क्या सरिता पत्र नहीं लिखती है? तो हम इसको बनाएंगे,
सरिता किसी एक लड़की का नाम है, तो यहाँ पे हम डज को यूज करेंगे। पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि टेंस क्वेश्चन वर्ड में हो या निगेटिव, दोनों में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम स्टार्टिंग करेंगे डज या डू से। जब आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड भी हो सेंटेंस में और आपका निगेटिव भी हो, दोनों चीज़ें हो, तो हम हमेशा डज या डू से ही सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे। तो हमने डज या डू से बना दिया। फिर सरिता की स्पेलिंग लिख देंगे हम। फिर नॉट हम लगाएंगे। उसके बाद हम लिखती है, यानी कि लिखने का काम हो रहा है, राइट लगा देंगे। और क्या लिखती है? पत्र लिखती है। लास्ट में क्या बचा आपका? पत्र। तो जो पत्र बचा उसकी इंग्लिश हम लिख देंगे अ लेटर। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे एग्जाम्पल को फॉलो किया एज अ रूल। तो इस तरह से आपका ये भी ख़त्म हो गया। तो अब तक की इस वीडियो में हमने इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ जो था आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इन चारों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और लोगों को भी वीडियो देखने के लिए प्रमोट कीजिए। गाइस खुश रहिए, हंसते रहिए और अपना ख्याल रखिए।